बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन के टॉपिक में। एग्जाम्पल नंबर 22, रिक्वायरमेंट्स प्रिपेयर प्लांट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2011 टू 2013। इससे प्रीवियस हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 19, 20, 21 को सॉल्व किया। तो उसके कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल 22 बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। डाटा आपको गिवन है। एसएल परचेज्ड अ प्लॉट ऑन 1 जनवरी 2011 फॉर ₹34,000 with expected life of 5 years and residual value of ₹4,000 at the end of its useful life. The entity uses reducing balance method for depreciation of plant. SL purchased another plant on 1st April 2012 for ₹51,000 with expected useful life of 5 years and residual value of ₹6,000 at the end of its useful life. SL purchased its third plant on 1st July 2013 for ₹68,000 with expected useful life of 5 years and residual value of ₹8,000 at the end of its यूजफुल लाइफ। हम लोगों ने प्लांट अकाउंट यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना था। तो अगर यहां पर देखें ना तो प्लांट अकाउंट को मेंटेन करना बहुत ज्यादा सिंपल था। क्या आप लोगों को फर्स्ट ईयर के लिए गए, आपने फर्स्ट परचेज किए और आपके पास उस टाइम पर प्लांट की वैल्यू है 34,000 रुपीज आप लोग अपने प्लांट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अब ईयर 2011 में और किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट्स आप लोगों ने नहीं की। इसका सोल्यूशन हम लोग बुक में से ही डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास 34,000 आया। फर्स्ट ईयर का आप लोगों ने यहाँ पर एंड किया तो ये आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया 34,000। नेक्स्ट ईयर के लिए यही आपके पास सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बनेगा एंड 1 जनवरी 2012। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास है 1 अप्रैल 2012। तो यहाँ पर अपनी बुक में ठीक कर लें इसको कि इसको 1 अप्रैल कर लें, 1 को 4 कर लें। नीचे यहां 1 अप्रैल कैश 51,000। अब इसके अलावा कोई और एसेट आपने 2012 में परचेज नहीं किया एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आप लोगों के पास जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा सेकेंड ईयर के एंड पर वो 85,000। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई। जब आप लोग 2013 में जाएंगे तो आपके पास ये ओपनिंग के तौर पर आएगा 85,000 और थर्ड ईयर में 2013 में आपने एक एसेट परचेज किया जिसकी कॉस्ट, और ये 1 जुलाई को आप लोगों ने परचेज किया। तो यहां पर देखें 1 जुलाई कैश 68,000 और आपके पास ये कंप्लीट हो गया। और थर्ड ईयर के एंड पर आपके पास आपके टोटल एसेट्स की कॉस्ट 153,000 रुपीज है। आई होप के इसमें कोई इशू नहीं होगा। कॉस्ट पर जो आप लोगों ने अपने एसेट्स का अकाउंट बनाया है वो सब बच्चों को क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर आप लोग इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन के अकाउंट को देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड क्या होगा। तो यहाँ आपको ऊपर बता दिया गया था कि हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। तो उसके लिए मुझे डेप्रिसिएशन रेट का पता होना चाहिए, जबकि यहां पर मुझे रेजिडुअल वैल्यू और उसकी यूजफुल लाइफ बताई गई है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करूंगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो है 1 माइनस nth रूट ऑफ ओवर कॉस्ट। अब हम लोग अपने फर्स्ट एसिड के लिए डेप्रिसिएशन रेट देखेंगे। अगर फर्स्ट एसिड का डेप्रिसिएशन रेट देखें तो 1 माइनस 5th रूट ऑफ, इसकी स्क्रैप वैल्यू देखें और इसकी कॉस्ट 34,000 और एंड रिजल्ट को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें तो हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट आएगा 34.8%। ये आप लोगों के पास डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा। क्या सब बच्चों के पास यही आंसर है? अच्छा, नेक्स्ट के लिए भी देख लेते हैं क्योंकि तमाम प्लांट्स हैं और सबके ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर करो ना तो हर किसी की लाइफ बिल्कुल सेम है।
जो डिफरेंस आ रहा है ना वो उनकी कॉस्ट और उनकी रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर आ रहा है कि हर किसी की रेजिडुअल वैल्यू डिफरेंट है। अब यहां पर देखिए हमारे पास नेक्स्ट ईयर के लिए 51,000 की कॉस्ट है, जबकि उसकी रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो अगर सेकंड प्लांट के लिए हम इसका डेप्रिसिएशन रेट देखें तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ 6,000 डिवाइडेड बाय 51,000। तो ये भी 34.8 के पर 8% के इक्वल आ जाता है। मतलब प्लांट के ऊपर प्लांट 1 एंड प्लांट 2 दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट बिल्कुल सेम है। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट अगर आप लोग देखें, थर्ड पॉइंट में हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसिड कितनी है और उसकी स्क्रैप वैल्यू। अब इसको अगर आप लोग फार्मूले में अप्लाई करें 1 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ 8,000 एंड डिवाइडेड बाय, तो अभी भी आपके पास 34.8% ही डेप्रिसिएशन रेट आ रहा है। तो यहां से आप लोगों ने चेक एक मरतबा जरूर करना है। ये डिफरेंट भी हो सकते थे, लेकिन अब हमें पता चल गया कि चाहे जो मर्जी हमारे पास प्लांट हो, तमाम के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट सेम है। अब मैं इनको मर्ज कर सकता हूं। अगर इनके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट डिफरेंट होते तो हम मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए हर एसिड को अलग अलग लेकर जाता। अब मैं इनको अगर मर्ज करके भी लेके चला जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसके लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ईयर के लिए अगर आप लोग देखिए हमारे पास फर्स्ट ईयर है 2011 में आपके पास एक एसिड मौजूद है। अब रेजिडुअल वैल्यू का कोई काम नहीं है। रेजिडुअल वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन रेट की कैलकुलेशन में यूज होती है, जबकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हुए रेजिडुअल वैल्यू यूज नहीं होती। ऑलराइट, जबकि अगर आपके पास होता सम ऑफ योर डिजिट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड, उन सब में रेजिडुअल वैल्यू यूज होती है। तो अगर आपसे कभी ये एमसीक्यू पूछ लिया जाए इन विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस residual value is not used, तो आपने आंसर करना है reducing balance method of depreciation। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए अगर आप लोग देखें 2011 के लिए मेरे पास तो एक एसिड मौजूद है जिसकी कॉस्ट 34,000 और इसके ऊपर टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ही परचेज कर लिया था। पूरा साल ही हमारे पास यूज होता रहा। तो सिंपली आपने इसको मल्टीप्लाइड बाय 34.8%, तो यहां से आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिल जाना है। ये 2011 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये जाके आपने रिकॉर्ड कर दिया, ये रहा फर्स्ट ईयर, और यही आपके पास आपके क्लोजिंग के तौर पर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, और ये बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाएगा। यहां तक कोई इशू क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, जब आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए चलते हैं ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो आपके पास, तमाम एसिड के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट एक जैसा हो। अब हमें ये नहीं देखने की जरूरत कि इससे पहले हमारे पास कितने एसिड्स मौजूद हैं। सेम मेथड है हमारे पास कि हम लोगों ने सबसे पहले ओपनिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर, और फिर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है एडिशंस के ऊपर। अब एडिशन को अलग क्यों रख रहे हैं हम लोग, क्योंकि टाइम फ्रैक्शन लग रहा है, वो पूरे साल के लिए नहीं आना। अब अगर यहां पे होता ना स्ट्रेट लाइन मेथड, तो मैं ओपनिंग सिर्फ कॉस्ट उठा लेता, लेकिन जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो आपको पता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट नहीं अप्लाई होता, डब्ल्यूडीवी के ऊपर होता है। और डब्ल्यूडीवी कैसे आती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जब आप ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट का उठा रहे हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग उठाएं, तो वहां से आपको ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मिल जाएगी। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी की वैल्यू आपके पास आनी है कि आप लोग यहां पर अब जिस ईयर के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे हो उस ईयर का ओपनिंग बैलेंस अगर आप यहां पे देखें तो क्या है आपके पास, तो आपने ये अपने पास लिखना 34,000 और इसमें से लेस कर देना है सेम इसी डेट पर
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस। तो इस डेट पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस हमारे पास आएगा 11,832। ये जाकर आप लोगों ने यहां पर माइनस कर दिया 11,832। अब ये ब्रैकेट्स में रखें एंड मल्टीप्लाइड बाय 34.8%, और ये वैल्यू आपके पास आ गई 14। इट्स ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब अभी तक आप लोगों ने अपने कंप्लीट एसेट्स को डेप्रिशिएट नहीं किया। ड्यूरिंग द ईयर एक एडिशन हुई थी, और एडिशन देखें एसेट अकाउंट से ही पता चल जाएगा। और जिस ईयर में एडिशन होती है तो एडिशन के टाइम पर उसकी कॉस्ट ही उसकी WDV होती है। तो आप लोगों ने 51,000 को डेप्रिशिएट करना है एट अ रेट ऑफ 34.8%। 51,000 मल्टीप्लाइड बाय, लेकिन इसके साथ टाइम फ्रैक्शन आपने लगाना है। और टाइम फ्रैक्शन देखिए 1 अप्रैल है तो अप्रैल का मंथ शामिल है। अगर यहां पर होता हमारे पास 31 अप्रैल, 30 अप्रैल, तो फिर अप्रैल नहीं शामिल होना था। अब यहां पर हमारे पास एन आंसर इज 133। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लें 210। ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2012। अब अगर आप इससे MCQs भी पूछ ले तो आप इजीली उसे बता सकते हैं कि 2012 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है। अब यहां पर जाके आपने इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पार्ट बनाया, 21025 यही बताया था आपने। तो आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा, और यही नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग। कोई इशू? अब अगर हम लोग लास्ट ईयर के लिए देखें तो सेम वही प्रोसीजर। क्या आपने थर्ड ईयर के लिए 2013 के लिए कॉस्ट को ओपनिंग देखना है, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ये ओपनिंग लेस कर देना है, तो आपके पास ओपनिंग WDV ऑफ एन एसेट्स आ जाएगी। और ओपनिंग WDV के लिए अगर आप लोग यहां पे देखिए आपके पास कॉस्ट का बैलेंस क्या आ रहा है 85,000। तो 85,000 में से आप लोगों ने अपने पास लेस कर देना है 32857। 85,000 लेस 32, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई कर दें 34.8%, और वैल्यू आएगी आपके पास 18। अब एडिशन के ऊपर आ जाएं, और एडिशन हुई थी आपके पास 68,000 की। 68,000 मल्टीप्लाइड बाय 34.8% मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए ये एडिशन किस दिन हुई 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम फ्रैक्शन इज इक्वल टू 118, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2013 इज 9977। और ये देखें ये आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल आ जाएगा 62834। ऑलराइट, एनी इशू? आई होप कि अब आप लोग एक्सट्रैक्ट्स वगैरह अगर पूछें तो बना के दे सकते हैं कि हमारे पास एक्सट्रैक्ट्स क्या होंगे। जब भी आप लोगों ने ये वर्किंग वगैरह करनी हो बिल्कुल इसी मेथड से चलें, ये भूल जाया करें कि उसने ये वर्किंग किस तरह से कैलकुलेट की हुई है। ऑलराइट, जिस तरह से मैंने कैलकुलेशंस करके दी बिल्कुल वैसी कैलकुलेशंस करो। कोई इशू? लास्ट क्वेश्चन है आपके कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स का, एग्जांपल नंबर 23। रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ा करें क्वेश्चंस की। कहते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013, 14 and 15 compute the relevant amounts to be included under each head in the statement of profit or loss and statement of financial position. Notes to the financial statements और ये आपके FR1 का पार्ट है।
और FR 1 के अंदर जब डेप्रिसिएशन आए 16 का कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें हमेशा नोट्स ही आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन जहां पर अगर आप लोग देखें ना तो आपको अकाउंट्स बनाने के लिए भी नहीं कहा गया, आपसे सिर्फ इतना कहा गया है कि आपने एक्सट्रैक्ट्स बताने हैं। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आप लोगों ने क्या अमाउंट जाके चार्ज करनी है, और साथ में आप लोगों ने यह बताना है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके एसेट्स की वैल्यू क्या होगी फॉर द ईयर 2013, 14 एंड 15। अब इसके लिए क्वेश्चन को गौर से देखें। ऑन 1 जनवरी 2013 Delta acquired a specialized machine for its production department. The available information is as follows. ये बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन उसने पूछा आपसे, जहां पर एसिड की कॉस्ट को भी आप लोगों ने खुद डिटरमिन करना है कि जो एसिड आप एक्वायर करने जा रहे हैं, आप उसने डायरेक्ट आपको कॉस्ट नहीं बताई, अब उस कॉस्ट से रेलिवेंट उसने काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। और ये हम लोगों ने एट द स्टार्ट पढ़ा था जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था कि कौन कौन सी चीजें हमारी कॉस्ट का पार्ट बनती हैं, किन चीजों को हम लोगों ने एक्सक्लूड करना होता है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने इग्नोर करनी है। एक्सक्लूड करने और इग्नोर करने में फर्क होता है। तो आपने ये चीज देखनी है, क्या चीज एक्सक्लूड होनी है और क्या चीजें इग्नोर करनी है हम लोगों ने। अब इधर देखें, सबसे पहले आपसे कहता है लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन। भाई ये हमारे पास हमारी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगी, ये लिस्ट प्राइस हमारे पास है कि हमारी मशीन की टोटल वैल्यू ही इतनी है। फिर कहते हैं फ्रेट चार्जेस, भाई ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके पास आया इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट है तो भाई जरूर आएगा, क्योंकि जब तक इंस्टॉलेशन नहीं करवाते अवेलेबल फॉर यूज नहीं होता। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जब तक एसिड अवेलेबल फॉर यूज ना हो जाए तब तक तमाम एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेंगे। नेक्स्ट देखें, कहते हैं स्टॉप ट्रेनिंग फॉर द यूज ऑफ मशीन, आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनता। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप लोग उस मशीन को रन करने के लिए अपने स्टाफ की कोई ट्रेनिंग करवाती हो तो ऑफ कोर्स आपको एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा, लेकिन आपने कभी भी स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनाना। ये जिस साल आप लोग जाकर ये ट्रेनिंग करवाते हो उस साल के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा। तो आपके ईयर 2013 के अंदर सबसे पहला जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक्सपेंस जाना है वो स्टॉक ट्रेनिंग कॉस्ट ने जाना है। ऑलराइट, और इसका किसी और ईयर से कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट देखें, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग मींस कि अभी हम उसको चेक कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद ये देख रहे हैं कि क्या ये इफेक्टिवली वर्किंग कर रही है मशीन या नहीं कर रही। तो उसके लिए जितनी भी टेस्टिंग कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास परचेज ऑफ 3 इयर्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, पीरियोडिक कॉस्ट है ये पीरियड से रिलेट करती है और इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ 3 इयर्स के लिए है। पीरियोडिक कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बना करती, ये हमेशा आपके पास एक्सपेंस आउट होगी। अब यहां पर देखें, इसके एक और एग्जांपल हमारे पास है इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हो तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनती है, लेकिन अगर सिर्फ इंश्योरेंस लिखते हैं इंश्योरेंस ऑफ मशीन फॉर 1 ईयर तो वो 1 साल के लिए एक्सपेंस बनती है, 1 साल की प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनती है। यहां पर जब उसने लिख दिया ना कि ये 3 इयर्स है तो आप और साथ में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने इसको 528,000 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आपके पास आती है आपने 3 साल के लिए उसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करना है। तो 583,000 डिवाइडेड बाय 3, द वैल्यू इज 170। आपने ईयर 2013, 14 एंड 15 तीनों में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 176,000 एज मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जाकर एक्सपेंस चार्ज करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए अपने पास, कहते हैं एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये कॉस्ट ऑफ एसिड का नहीं पार्ट बनती, ये बेसिकली एक्सपेंस की कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में।
कि जो भी कॉस्ट बनेगी उस कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे तो डेप्रिशिएबल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। और अगर हमारा डेप्रिसिएशन का मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हुआ तो रेट की डिटर्मिनेशन में ये काम आएगी। इसको अभी के लिए आपने सिर्फ स्किप कर लेना था। ना तो ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनती है और ना ही ये आपकी बैलेंस शीट में जाती है, ना आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनती है। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं डिस्काउंट ट्रेड एंड सेटलमेंट ऑन लिस्ट प्राइस। भाई जो हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट होता है लिस्ट प्राइस के ऊपर, डिस्काउंट हमेशा लेस होता है। अब आपने लिस्ट प्राइस का 5% आपको डिस्काउंट मिला, तो आपने ये देखना है कि ये 5% है कितना। तो लिस्ट प्राइस का अगर 5% आप लोग देखें तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है, ये ट्रेड डिस्काउंट आपने जाकर लेस कर देना है, ये लेस हो जाएगा लिस्ट प्राइस का 5%, ये आपके पास लेस हो जाएगा। फिर कहते हैं एस्टिमेटेड लाइफ इन मशीन आवर्स। अब ये जो एस्टिमेटेड लाइफ है हमारे पास, ये इन ईयर्स नहीं है, ये इन मशीन आवर्स हैं, और वो इन टोटल कितने हमारे पास 12,000। ऑल राइट, नेक्स्ट कहते हैं मशीन ऑफ यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, 14 एंड 15 वर 2000, 3200 एंड 1400 रिस्पेक्टिवली। तो यहां से हमें पता चल गया, आइडिया हो गया कि जो हम लोग ने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो अकॉर्डिंग टू मशीन आवर्स करनी है। मतलब जिस तरह से यूनिट प्रोडक्शन मेथड था, तो यहाँ पर यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पर टोटल मशीन आवर्स वर्क है, तो उसके मुताबिक हम लोग देखेंगे। अब 2013 के लिए जो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है वो 2000 मशीन आवर्स से रेलिवेंट करेंगे। 2014 के अंदर 3200 एंड 15 के अंदर हम लोग 1400 आवर्स के मुताबिक जाकर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशंस करेंगे। अब इसके लिए डेप्रिशिएबल अमाउंट का होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए पहले कॉस्ट को डिटरमिन करना है। अब नेक्स्ट देखिए आपको क्या इंफॉर्मेशन दी, कहते हैं 1 जनवरी 2015 हमने एसिड कब एक्वायर किया, 13 में, 13 में। और ये बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2015, मतलब 13 14 कंप्लीट हो चुके, 15 में जाकर हमें ख्याल आया क्या, कहते हैं डेल्टा डिसाइडेड टू अपग्रेड द मशीन बाय एडिंग न्यू कंपोनेंट्स एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपके पूरे चैप्टर नंबर 6 की रिवीजन है। अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बता रही हैं कि हमने इसको एक्सपेंस आउट करना है या कैपिटलाइज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपके एसिड्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दे, उसकी यूजफुल लाइफ को इंक्रीज कर दे, उसके यूनिट्स प्रोडक्शन को जाके इंक्रीज कर दे, तो आपने कैपिटलाइज करना है। अदरवाइज आपने इसको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर देना है। अब यहां पर देखिए क्या कहता है, कहते हैं एसिड को अपग्रेड किया तो उसका रिजल्ट क्या मिला, लीड टू अ रिडक्शन इन द प्रोडक्शन टाइम। रिडक्शन इन प्रोडक्शन टाइम मींस दैट कि पर डे उसकी प्रोडक्शन का की कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है। तो ये हम लोग एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, ये हमारे पास कैपिटलाइज होगा, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगा, लेकिन 2015 में, और इनिशियली ये हमारी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखें, कहते हैं द अपग्रेड also increases the estimated remaining life of the machine at 1st January 2015 to इनिशियली कितनी थी 12,000। अब अगर 12,000 में से देखें तो 2 साल गुजर गए। 2013 में कितने मशीन आवर्स कंज्यूम्ड हुए 2000, 2014 में 3200, टोटल कितने। अब अगर हम लोग यहां पर देखें ना 5200, तो हमारे पास जो रिमेनिंग मशीन आवर्स बच रहे थे वो 6800 थे, जबकि इस अपग्रेडेशन की वजह से उसकी लाइफ इंक्रीज हो गई और वो 6800 नहीं है अब, और अब हमारे पास 8000 है। अब ये इस बात का प्रूफ था कि हमारे पास 1,753,000 ने कैपिटलाइज जाकर होना है। इन केस अगर ये बात ना बताता, सिर्फ वो रिडक्शन टाइम उसने हमें बता दिया था और मैंने इसको डेप्रिशिएट करना था,
तो मैं इसकी डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर्स के लिए 6800 के मुताबिक कैलकुलेट करता। लेकिन जब इसने अब लाइफ को ही चेंज कर दिया तो रिमेनिंग लाइफ अब 6800 नहीं है, अब 8000 है। अब 8000 के मुताबिक जाके डेप्रिशिएट करूंगा थर्ड ईयर में। ये काम करना है हम लोगों ने। नेक्स्ट देखें, एंड इट्स एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ रुपीज, जबकि फर्स्ट 2 इयर्स के लिए हम लोगों ने क्या वैल्यू रखनी है, 175,000। ऑलराइट, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि भाई इसके लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसिड क्या बनेगी। तो कॉस्ट ऑफ एसिड के लिए आपने ये जिन चीजों को मैंने टिक किया इनको ऐड करें और इसमें से 460,000 को लेस कर दें। तो देखिए आपके पास कॉस्ट ऑफ एसिड क्या आ रही है, हाँ जी 9,441,000, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसिड है फॉर द ईयर 2000 एंड 2014 के लिए भी सेम यही कॉस्ट ऑफ एसिड है। ये बात क्लियर। अच्छा अब देखें, ये साथ में मैं बैलेंस शीट का बेसिकली एक्सट्रैक्ट बता रहा हूं। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, उसमें नॉन करंट एसिड मशीन, उसकी कॉस्ट मैंने लिख दी फर्स्ट 2 इयर्स के लिए। थर्ड ईयर को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, फर्स्ट 2 इयर्स के लिए आ गई। अच्छा इसके बाद हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन अगर आप लोग देखें तो 9,441,000 लेस 175,000 divided by useful life in machine or which is 12,000। अच्छा यहां से ना रेट फाइंड कर लिया करें कि पर आवर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है। तो यहां से देखिए आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, ये एक किस्म का रेट का फार्मूला है कि पर मशीन और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज 77.2 अच्छा अब नेक्स्ट देखें, ये रेट फाइंड करके मल्टीप्लाइड बाय मशीन ऑफ कर दें, या फिर अगर राउंडिंग ऑफ का इशू आ जाए तो इसको मल्टीप्लाइड बाय जो भी आंसर आ रहा है आपके पास 2000 करेंगे तो 2013 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा 1,544,333। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है फॉर फर्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर आप लोग देखें तो सेम ऐसी ही वर्किंग, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 3200 24709। अब इसको इसके साथ ऐड करें, मैंने यहां पर तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन लिखनी है ना बैलेंस शीट में, तो आपने 2470933 नहीं लिख देना। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसके साथ ऐड करें तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन बनेगी हमारे पास, ये ऐड करने से क्या वैल्यू आ रही है 15। अब WD भी चेक करें फर्स्ट ईयर की 7896 and for the next year is 5425,7। ये बातें समझ आ गई चौपा चौपा। अच्छा जब हम लोग जाएंगे 2015 में, क्या कोई चीज डिस्पोज की तो कॉस्ट में एज सच इस कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है, इस कॉस्ट में सिर्फ एडिशन है और वो सिर्फ जाके आपने एडिशन कर देनी थी। और इस कॉस्ट में कितने की एडिशन है 1,753,000। तो ऐड करें 944,1000 प्लस
1,753,000। तो 2015 के लिए कॉस्ट ऑफ एसिड आपके पास बनेगी जी 94,000। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? ये देखें यहां पर इन्होंने ये बैलेंस शीट प्रॉफिट और लॉस, ये देखें ये आपको कॉस्ट की समझ आ गई, साथ में इस वैल्यू की समझ आ गई कि इस कॉस्ट में जो अपग्रेडेशन हुई थी वो वैल्यू ऐड की, तो ये कॉस्ट बन गई। आपको ये वाली दोनों वैल्यूज क्लियर हैं और आपने ये WDV की वैल्यू फाइंड कर क्लियर। अच्छा अब हमने देखना है ये वाला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आएगा। भाई इस वाले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए आपने चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पढ़ा था, याद है आप लोगों को? चेंज इन मतलब कि यूजफुल लाइफ में चेंज आ जाता है, कॉस्ट ऑफ एसिड चेंज हो सकती है, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो सकती है। तो उसके लिए हमने देखा था आपने कॉस्ट ऑफ एसिड नहीं लेनी, आपने WDV ऑफ एन एसिड लेनी है एट द टाइम ऑफ चेंज। तो चेंज आया 1 जनवरी 2015 को, तो उस टाइम देखिए आपके एसिड्स की WDV क्या है, ये वैल्यू। अब इसमें जाकर आपने एडिशन ऐड की तो आपके पास WDV क्या बन जाएगी 5425,734 प्लस ये एडिशन। तो 1 जनवरी 2015 को आपके पास आपके एसिड्स की रिवाइज्ड जो कॉस्ट है या WDV है वो होगी 7178, इसमें से लेस कर दें रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू और वो है हमारे पास 350,000 और इसको डिवाइड करेंगे रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एंड मल्टीप्लाइड बाय 2015 में कितने आवर्स 1400 आवर्स। ऑलराइट देखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया 1195028। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 2015 के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखें, इससे पहले कितनी थी आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4015,266, इसमें ऐड करें 1195028 तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी 5210,294 लेस करें एट द एंड ऑफ WDV 5983,7 ओके। ये देखें 5983,705 और ये आपके पास डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की बात करें तो ये हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किए वो आ गए। ये आपके पास मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर आ गई और यहाँ पर ये आपके पास आ गए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग कॉस्ट जो हम लोगों ने की थी वो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए एक्सपेंस बनेंगे। तो ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट, नीचे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एनी इशू? अच्छा यहां पर ये आ रहा है हमारे पास लॉन्ग टर्म प्री पेमेंट, शॉर्ट टर्म प्री पेमेंट। बेसिकली ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को बाइफरकेट कर रहा है करंट एंड नॉन करंट एसेट्स के तौर पर। अब यहां पर देखें मेरे पास मैंने टोटल कितनी अमाउंट पे की थी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 528,000। यहां देखें और ये अमाउंट मैंने पे की 2013 में, इस अमाउंट में से 176,000 मैंने 2013 में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को पे कर दिया। आप लोगों ने एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स पढ़ी हुए हैं ना, तो क्या ये 2 इयर्स के लिए प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए वो प्रीपेड एक्सपेंस देखो। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस आपके पास कितना आ रहा है 35,000
अब अगर ये प्रीपेड एक्सपेंस होता जस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम पीरियड, तो फिर तो ये करंट एसेट्स का पार्ट बन जाता, फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जो एक्सपेंस है ना 352,000 का, ये नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए है। और इसमें से देखो, इसका हाफ पोर्शन नेक्स्ट ईयर के लिए और रिमेनिंग हाफ पोर्शन उससे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आप देखें, जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करेगा इसका पोर्शन 176,000, ये जाएगा करंट एसेट्स के तौर पर, और जो उससे नेक्स्ट ईयर के लिए ये जाएगा नॉन करंट एसेट्स के तौर पर। और ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं 2013 की, तो 2013 का ये कॉलम हमारे पास मौजूद था। ये देखें, इसमें देखिए कहते हैं लॉन्ग टर्म प्रीपेमेंट्स, मतलब नॉन करंट एसेट्स 176,000 एंड शॉर्ट टर्म प्रीपेमेंट्स 176,000। आपने अपनी प्रीपेमेंट्स 352 की ही रिकॉर्ड की, लेकिन करंट और नॉन करंट के पोर्शन में। फिर जब आप लोग 2014 में जाएंगे, भाई 2014 में ये वाला पोर्शन तो आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज हो चुका, बाकी सिर्फ ये वाली प्रीपेमेंट्स रहती है जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेट करेगी। तो क्या किसी किस्म का कोई लॉन्ग टर्म प्रीपेमेंट्स का पोर्शन है, तो सिर्फ और सिर्फ करंट पोर्शन लिखोगे। और जब 2015 में जाओगे तो ये भी प्रॉफिट और लॉस को अकाउंट चार्ज हो गया, तो क्या कोई अमाउंट है आपके पास, इसीलिए डैश लगे। क्लियर? इसी के साथ आपके बुक में से आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स वगैरह समझ आ चुकी होंगी। अब आपके साथ कुछ मेरे अपने नोट शेयर होंगे, इनमें से अगर आप इनकी रिवीजन करना चाहो तो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स मेंशन है, आपने इनको एक मर्तबा जरूर रीड कर लेना है। मतलब पूरी बुक पढ़ने से बेहतर है कि आप ये 1-2 पेजेस पढ़ लें, तो काफी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। जहां पर आपके पास एक समरी मौजूद है कि कॉस्ट ऑफ एसिड में कौन सी चीजें शामिल होंगी और कौन सी चीजें हम यहाँ पर इग्नोर या एक्सक्लूड कर रहे होते हैं, तो वो एक समरी यहाँ पर शामिल है, आपने इसको जरूर पढ़ लेना है। इससे रेलिवेंट आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि आपकी होम असाइनमेंट है। ये आप लोगों ने आप खुद से सॉल्व करके आना है। ओके, बल्कि ऐसा करें, इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से मुझे सॉल्व करके दें। अब ये क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल सॉल्व की, और ये इस किस्म के एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, आपने देखना है इसमें से रेलिवेंट कॉस्ट कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहले कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग चार्जेस। अब सबसे पहले तो पता हो कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, ओपनिंग चार्जेस तो बात की बात है। जब हम लोग कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, पता जब हम लोग बाहर से मंगवाते हैं ना, तो वो पाकिस्तानियों पे बिलीव नहीं करते। हम उनसे कहें ना कि भाई ये लो चेक ले लो, नहीं बिलीव करेंगे, क्योंकि चेक डिसऑनर हो जाएगा। भाई मैं इधर से आपको 1 लाख रुपए का चेक बना के दे दूं, आपको क्या पता मेरे अकाउंट में पैसे रखे या नहीं रखे। हालांकि ये लीगल है बिल्कुल कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यकीन नहीं किया जाता कि ये ना भी तनख्वाह रहे हैं हमें, अभी चेक दे रहे हैं, जब कैश करवाने जाएंगे पैसे नहीं होंगे अकाउंट के अंदर, हो सकते हैं अकाउंट ही क्लोज हो, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। वो कहते हैं हम नहीं मानते, वो कहते हैं भाई जाओ अपने बैंक वालों के पास, उनसे एक लेटर लिखवा कर आओ जिसके ऊपर ये मेंशन हो। अब सपोज कि वो मशीन हमारे पास आ रही है 2,560,000 की, तो वो कहते हैं लेटर इतनी अमाउंट का बनवा कर आओ 2,560,000। जैसे अगर आपने किसी को 10,000 रुपए देने हो चेक की फॉर्म में दे, तो वो चेक 10,000 रुपए का लिख के दे दो, तो उसकी वर्थ 10,000 रुपए है। 50,000 का लिख लो तो वही पीस ऑफ पेपर, वही चेक 50,000 रुपए का है, उसकी वर्थ इंक्रीज हो जाती है। लेकिन 100 रुपए का नोट 100 रुपए का ही रहेगा, ऐसा ही है ना। तो लेटर ऑफ क्रेडिट पे फिर ये वाली अमाउंट जो मैंने उनको पे करनी है, वो मैं लिखवा के जाऊंगा अपने बैंक वालों से, उनसे कहूंगा कि भाई मुझे ये एक किस्म का सर्टिफिकेट दे दो कि भाई मेरे अकाउंट में ये पैसे पड़े हुए हैं, और जो भी आपको ये वाला लेटर आकर दे आप उसको दे दें। अब होता है क्या है, चेक लिखवा देने के बाद हो सकता है मैं खुद वो पैसे विड्रॉ कर लूं, आप जाएं तो बैंक ही खाली हो, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट में ऐसा नहीं होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या है कि बैंक वाले जितने का लेटर ऑफ क्रेडिट लिख कर देंगे ना, उस अमाउंट को फिक्स कर लेंगे। अब आप वो चाहते हुए भी आप भी नहीं विड्रॉ करवा सकते।
अब वो बैंक वालों के पास एक अमानत चली जाती है और बैंक वाले इस बात का सबूत दे रहे होते हैं कि भाई इसके अकाउंट में ये पैसे मौजूद हैं जो कि अब हमारे पास महफूज हैं, आप इसके साथ ट्रांजैक्शन कर लो और जैसे ही आप हमें ये लेटर दोगे हम आपके अकाउंट में भेज देंगे। अब वो बाहर वाले यकीन कर लेते हैं कि हाँ अब ओके है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट मुफ्त में नहीं बन जाता। उस लेटर ऑफ क्रेडिट को बनवाने के चार्जेस पे किए, तो वो लिखा हुआ है ओपनिंग चार्जेस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो अगर लेटर ऑफ क्रेडिट ना बनवाओ तो क्या मशीन परचेज कर लोगे? तो फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है ये। इवन कि आपका जो एक चेक होता है ना, वो भी आपको 25 से 30 रुपए का एक चेक पड़ रहा होता है। तो यहां पर भी आप लोगों ने इसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस ट्रीट करना है। ये अमाउंट तो एज इट इज वैसे ही आएगी। इंपोर्ट ड्यूटीज आएंगी हमारे पास। इनकम टैक्स एडजस्टेबल, कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनता। नॉन एडजस्टेबल हो तो कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनता है। आपने इसको सिंपली इग्नोर करना था, ओके, माइनस नहीं करना था। माइनस या एक्सक्लूड वो चीजें होती हैं जो पहले से इंक्लूड हो, ये तो पहले से ही इंक्लूड नहीं है, तो हम लोगों ने इसको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ इग्नोर करना था इसको। नेक्स्ट देखें, कहते हैं ऑक्ट्रॉय चार्जेस। ये मैंने आपको बताए थे कि ऑक्ट्रॉय चार्जेस, ये चुंगी टैक्स, टूल टैक्स वगैरह, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैं, ये कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेंगे। जब किसी के साथ मैंने आपसे कहा था डेमरेजेस चार्जेस, ये बेसिकली पेनल्टी होती है, फाइन होता है आपको। तो ये आपकी तरफ से अगर आपको किसी किस्म की कोई पेनल्टी या फाइन पड़ जाए तो उसका आपके एसेट से कोई ताल्लुक नहीं होता, इग्नोर करना था इसको। नेक्स्ट, sundry expenses necessary to bring in workable condition। अच्छा, अगर ये वाली स्टेटमेंट ना होती ना तो आपने sundry expenses को इग्नोर करना था। लेकिन जब उसने ये कह दिया कि भाई इसको वर्केबल कंडीशन तक लाने के एक्सपेंसेस हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्केबल कंडीशन तक लाने के सारे एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होते हैं। आपने कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट इसको बना, अगर ये लाइन ना लिखी हुई होती, सिंपली सन्ड्री एक्सपेंसेस होते, हम लोग इग्नोर कर देते। क्लियर? सिर्फ इस लाइन के लिखे होने की वजह से हमने इसको कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बना दिया। नेक्स्ट, क्लियरिंग एजेंट फी, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है। अगर आप लोग ये फी ना पे करो तो आपका एसेट क्लियर नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे बंदरगाह पे रखा हुआ है और वहां पर कस्टम ड्यूटी वगैरह आपने पे करनी है, ये वो चीज है, जब तक ना पे करो आपको आपका एसेट नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट आ जाता है मशीनरी ट्रांसपोर्ट चार्जेस टू फैक्ट्री, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है। तो सिर्फ ये दो एक्सपेंसेस इसमें शामिल नहीं करने थे, बाकी सारे के सारे आपके डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैं। क्या आपने ऐसा किया? तो आपके पास कॉस्ट ऑफ एसिड आ गई 338821, ये है आपके पास कॉस्ट ऑफ एसिड। ऑलराइट, आज अब आपके पास मैंने 3 टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैंने ये 5 क्वेश्चंस रखे हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर और कुछ आप लोगों ने खुद से सॉल्व कर लेनी है। आज के लेक्चर में मैं बेसिकली एक तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ ना आप एडवांस लेवल यहाँ पे पढ़ाने जा रहा, जो कि आपकी स्टडी टेक्स्ट वगैरह में कहीं नहीं था। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपसे फिर पूछा भी नहीं जा सकता। अब पढ़ने के बाद अगर आपसे पूछ भी लेंगे तो आप मेंटली प्रिपेयर होंगे, आपको पता होगा कि इस चीज को हम लोगों ने इस तरह अकाउंट फॉर करना है। और जब आप लोग FAR 1 में जाएंगे तो FAR 1 में ना आपको मुश्किलात नहीं पेश आने वाली। मतलब ये टॉपिक मैं कुछ ज्यादा सीरियस होकर इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग जब FAR 1 में जाएंगे ना तो आपको फील ही नहीं होगा कि कब आपने इंट्रो टू अकाउंटिंग को छोड़ा और कब आप FAR 1 में आके बैठ, तो वो एक स्मूथनेस नजर आएगी आपको कि आप जिस ट्रैक पे चल रहे थे उस ट्रैक को ही आगे हम लोगों ने लेके चले जाना है। अब यहां पर देखिए, इधर कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि अपनी लाइफ पूरी कर चुके हो लेकिन अभी तक हमारे पास मौजूद, उन्हें कहा जाता है फुली डेप्रिशिएटेड एसिड्स। आप लोगों ने स्टार्ट में देखा था कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम लोगों ने चार्ज करना है वो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, वहां तक चार्ज करना होता है।
यूजफुल लाइफ के बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं चार्ज होता। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि मैंने स्टार्ट में ही कह दिया कि मेरी व्हीकल उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, लेकिन 5 साल के बाद मैंने देखा नहीं यार सेल नहीं करते, ये अभी भी बिल्कुल ठीक चल रही है, चलाओ उसे। लेकिन 6th ईयर के लिए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी फुली डेप्रिशिएटेड हो चुकी है। क्लियर? तो उसकी लाइफ के बाद अगर कोई एसिड आपके पास फिर भी मौजूद है तो आपने उसके ऊपर किसी किस्म का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज नहीं कर। आपने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में ऐसे एसिड्स को जरूर देखना है कि कोई ऐसे तो नहीं जो अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं और हमारे पास अभी भी मौजूद हो। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने देखना है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर एंड ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड अगर कोई एसिड में डिस्पोज कर देता हूं तो मैंने उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, उस डिस्पोजल की ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होगी। तो यहां पर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 2, रिक्वायरमेंट यूजिंग straight line method calculate depreciation expense for the year ending 31st December 2008. Rate of depreciation is 20% per annum. Also prepare asset account, accumulated depreciation account for the year ending 31st December 2008. अब यहां पर डाटा देखें भाई, अगर ये ऊपर वाली बात ना बताता ना भी पूछता कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31st दिसंबर 2008 और मुझसे सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछ लेता, तब तो मैंने उसे बताना था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज वो आपसे अलग से पूछता है ना, आपने उसको अलग से आंसर करना है। अब चाहे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा, लेकिन आपने उसे अलग से एक लाइन में बताना है द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2008 इज, जो भी अमाउंट है आपने वो बतानी है। उसके साथ आपने बनाने हैं 2 अकाउंट, एक एसिड अकाउंट है आपके पास और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, वही पुराने वाला मेथड। लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखो रिक्वायरमेंट से ही पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, लेकिन जो उसको लाइफ नहीं बता रहा, डेप्रिसिएशन रेट बता रहा। जब इस तरह से आपको डेप्रिसिएशन रेट बता दिया 20%, अब देखिए ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। नीचे उसने सिर्फ इतना कहा था कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताना है 31 दिसंबर 2008 के लिए बताना है, कोई 9-10 की बात नहीं की, कोई 6-7 की बात नहीं की। तो मेरा सारा फोकस सिर्फ एक ही साल के लिए जाना है, फिर मैंने 2008 की वर्किंग कर। तो 2008 के लिए मुझे एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? मैं 1 जनवरी से देखूंगा कि एसिड अकाउंट में क्या क्या चेंजेस आई। तो 1 जनवरी पर मुझे फिर मेरे ओपनिंग का भी पता होना चाहिए, तो उसने आपको बता दिया कि 1 जनवरी में आपके पास जो व्हीकल्स है उसकी कॉस्ट 600,000 है और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है वो 2। तो दोनों अकाउंट्स के ओपनिंग क्वेश्चन में उसने आपको बता दिया कि 1 जनवरी 2008 में आपके पास आपके एसेट्स में ये वैल्यूज शो हो रही थी। अब आपने अपने पास 2 अकाउंट्स मेंटेन करने थे, उसके लिए आप लोग अपने पास एक एसेट अकाउंट बनाया और इस एसिड का क्या नेम है? कौन सा एसिड है आप लोगों के पास? व्हीकल्स। और साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आपने लिखना है इनका सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। व्हीकल्स का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 600,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग। क्या ये बात मुश्किल थी? अच्छा, अगर मैं इस लेक्चर में आपको ना बताता और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आ जाता तो आप अकाउंट फॉर ना कर सकते? इजी था ना? चले नेक्स्ट देखते हैं आप। अब कहते हैं फॉलोइंग इज द डिटेल्स ऑफ एडिशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। मैंने आपसे पहले भी कहा था सबसे पहला काम अपने एसिड अकाउंट को कंप्लीट किया था। तो एडिशंस आ गई तो आपका एसिड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कब आई एडिशन?
फर्स्ट मार्च 2008 कितनी अमाउंट से, तो आपने सिंपली यहां पे जाकर 50,000 फर्स्ट मार्च कैश या बैंक यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। ये बात क्लियर हो गई, मुश्किल था। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब देखें कहते हैं कॉस्ट बैलेंस और ₹600, ये इस बैलेंस की बात कर रहा है कि भाई वो जो मैंने आपको ओपनिंग बताया है ना, उस ओपनिंग में कौन कौन से एसेट शामिल है, तो कहते हैं इसमें शामिल है अपीयरिंग ऑन 1 जनवरी 2000 इंक्लूड द फॉलोइंग 2 एसेट्स, कहते हैं इसमें 2 एसेट शामिल हैं। कौन कौन से, कहते हैं इसमें व्हीकल 1 शामिल है 20,000 रुपए की, जो कि हमने परचेज की थी 1 अप्रैल 2003 में, और इसमें शामिल है एक एसेट 30,000 रुपीज का, कॉस्ट उसकी 30,000 थी, और हमने इसको परचेज किया था 1 मार्च 2004। ऑलराइट, क्या मैंने डिस्पोज किया, क्या इस साल की एडिशन है, कुछ भी नहीं करना था एसेट अकाउंट को, बस उसने बताया कि भाई 6 लाख में ये दोनों एसेट शामिल है। मैंने कहा थैंक यू, तुमने मुझे बता दिया, ओके। या तो कहता कि भाई डिस्पोज करना है, तो मैं एसेट अकाउंट में से लेस कर देता कि भाई डिस्पोजल है, लेकिन उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है। अच्छा, अब आप यहां पे सोच रहे होंगे ऊपर 6 लाख के, नीचे तो 50,000 बता रहा है। भाई बाकी भी उसके पास 5,50,000 के एसेट हैं, उसने आपको बताना गवारा नहीं समझा, उसने कहा बस इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है इनके लिए। भाई उस 6 लाख में ये 2 भी शामिल हैं, उसके अलावा बाकी भी हैं। अब खुद सोचो, इधर बता रहा है व्हीकल 1 व्हीकल 2, एडिशन बता रहा है व्हीकल 9, भाई बाकी 5.5 लाख रुपए में व्हीकल 3 से लेकर 8 मौजूद हैं, जो कि उसने आपको नहीं बताई, उसने नहीं जरूरी समझा कि आपको वो इंफॉर्मेशन दें। बात क्लियर। नेक्स्ट देखो, मतलब कुछ भी नहीं करना था अभी इसके लिए। नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं कि द व्हीकल 5 which was purchased on 1 जनवरी 2000, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डेट ऑफ परचेज क्या है, अकाउंटिंग ईयर एंड डेट क्या है, डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है, यूजफुल लाइफ एंड कब हो रही है, ये सारी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और कहते हैं इज सोल्ड ऑन 31 मई 2000, ये तो ड्यूरिंग द ईयर की बात आ गई। भाई मतलब मेरे ओपनिंग में शामिल थी, क्योंकि मैंने इसको परचेज किया था 2006 में, मेरे ओपनिंग बैलेंस में शामिल है, लेकिन मैंने ड्यूरिंग द ईयर उसको आकर डिस्पोज कर दिया। और इसकी कॉस्ट क्या थी, 40,000 इसकी कॉस्ट थी हमारे पास। अब देखें डिस्पोजल किस दिन हुआ, अच्छा ड्यू टू डिस्पोजल आपके एसिड में इंक्रीज है या डिक्रीज है, डिक्रीज है। तो जब एसिड में डिक्रीज होता है तो कौन सी साइड पे जाता है, तो अब आपने जाकर अपने एसिड्स में से इसको लेस कर देना था। कॉस्ट क्या थी इसकी, 40,000। ये बात क्लियर, किस दिन, 31। और अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके सामने लिखना क्या है। जब भी आप लोग अपना कोई भी एसिड डिस्पोज करते हो, तो आपने एसिड अकाउंट से उसको निकाल कर पहले डिस्पोजल अकाउंट में लेकर जाना है। इसके लिए फिर एक नया अकाउंट ओपन हो जाता है, जो सिर्फ उस टाइम पर होता है जब एसिड ने डिस्पोज होना। आपने इसको डिस्पोजल अकाउंट में लेके जाना है, तो इस दर आ जाएगा डिस्पोजल। अब देखें इस क्वेश्चन की बाकी वर्किंग, क्या एसिड में कोई और चेंज आया एसिड अकाउंट में, तो सिंपली जाकर अपने एसिड अकाउंट को तो क्लोज कर दें। अब डेबिट साइड पर देखें आपके वो इसका टोटल क्या मिला, 650,000। और बैलेंस कैरी डाउन आपको मिलेगा 610,000। अच्छा यहां तक कोई मुश्किल, अगर सपोज ये डिस्पोजल मैं आपको ना बताता तो आपने कहीं और जाके लिखना था, क्या बैलेंस कहीं और फाइंड करते आप लोग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आप आए। अब यहां पर आप लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेट करना है अपने पास
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए अगर हम लोग आए तो देखिए आपसे कहा गया स्ट्रेट लाइन मेथड है और रेट कितना है। इस सिचुएशन में ना आपने सिंपली एसिड का ओपनिंग बैलेंस उठा लेना है, एसिड का ओपनिंग बैलेंस। अब हमारे पास एसिड का ओपनिंग बैलेंस क्या आया, अब यहां पर हम लोग वर्किंग में मौजूद हैं। अब ये बात जरा गौर से सुनिएगा, ओपनिंग बैलेंस 600। अब अगर ये मुझे ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना बताता तो मैंने 600,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% कर देना था। अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में यूज होनी है कि मैंने ये देखना है कि अगर 20% स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन रेट है तो उसकी यूजफुल लाइफ क्या होगी, एसिड्स की यूजफुल लाइफ क्या होगी। इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था कि डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 1 अपॉन यूजफुल लाइफ, तो आपके पास डेप्रिसिएशन रेट आ जाता था। तो भाई अब अगर रेट गिवन है तो लाइफ का पता चल सकता है। और वैसे भी देखो अगर परसेंटेज में है टोटल कॉस्ट 100% और मैं आपसे कहूं कि हर साल 20% डेप्रिशिएट करते जाओ तो कितने इयर्स में आप लोगों ने उसको फुली डेप्रिशिएट कर देना है, 5 ईयर, तो उसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है। ऑल राइट, अदरवाइज ये हम लोगों ने पढ़ा था कि रेट इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखिए रेट क्या है हमारे पास 20% इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब मैंने परसेंटेज का साइन लगाया तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां से जब आप यूजफुल लाइफ फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ रही है, तो हमारे पास जितने भी एसिड्स हैं ना उन्होंने मैक्सिमम 5 साल तक डेप्रिशिएट होना है, 5 साल से ज्यादा नहीं डेप्रिशिएट होंगे। अब आप देखिए हम लोग मौजूद है 31 दिसंबर 2008, पहला एसिड मैंने किस दिन परचेज किया, 1 अप्रैल 2003। तो बेटा 1 अप्रैल 2004 इसको पहला साल कंप्लीट हुआ, 2005 इसको दूसरा साल कंप्लीट हुआ, 2006 थर्ड ईयर, 2007 फोर्थ ईयर, 2008 फिफ्थ ईयर। कब, 1 अप्रैल, मतलब बेसिकली से एक दिन पहले रखा जाता है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 31 मार्च 2008, ये अपनी लाइफ कंप्लीट करने जा रहा है। तो क्या मैं इसको फुल ईयर अप्रिशिएट करूं, बस यही इसमें ट्विस्ट था। अब देखिए जो एसिड मैंने 2003 में परचेज किया उसकी लाइफ 2008 में कंप्लीट हो रही है, तो जो 2004 में परचेज किया उसकी लाइफ 2009, तो वो रेलिवेंट नहीं था, वो फुल ईयर डेप्रिशिएट हो जाएगा। अब ऐसे एसिड्स को आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है जो अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुके हों या जिन्होंने ड्यूरिंग द ईयर अपनी लाइफ कंप्लीट करनी हो, दोनों को ओपनिंग में से लेस कर देते हैं। तो आप इसको ओपनिंग में से लेस कर दें और रिमेनिंग तमाम एसिड्स के ऊपर 20% चार्ज कर दें। फुल ईयर के लिए 580 20 इज इक्वल टू, आई होप कि यह बात क्लियर है। उसके बाद जो वैल्यू, अच्छा अभी अभी नहीं, इसको नहीं दोबारा से करो, डिस्पोजल भी था, डिस्पोजल भी ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास आ गया। पहली चीज आपने देखनी है फुली डेप्रिशिएटेड, फिर आपने देखना है डिस्पोजल। अब ये जो डिस्पोजल हमारे पास आया, देखिए कौन सी डेट पे आया डिस्पोजल, क्या इसने फुल ईयर डेप्रिशिएट होना है, तो इससे भी आप लोगों ने ओपनिंग में से लेस कर देना है। एक तो आपने लेस करना है फुली डेप्रिशिएटेड एसिड्स ओपनिंग में से, दूसरा आपने लेस करना है डिस्पोजल, उसको भी ओपनिंग से लेस कर देना है। तो डिस्पोजल की कॉस्ट 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। अब देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, अब ये जो वैल्यूज आपने लेस की थी ना पहले इनको लेकर आओ। 20,000 इससे पूछो क्या इसने इस साल डेप्रिशिएट होना है, हाँ होना है, तो इसको नीचे लिखो। सपोज अगर ये आपसे ये कह दे कि नहीं
मैं तो पिछले ही साल फुली डेप्रिशिएट हो चुका था, तो मतलब फिर इस साल तो नहीं होना ना, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, अब देखें यहां पर हमारे पास 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। अब इसके साथ टाइम फ्रैक्शन कितने, इस साल कितने मंथ के लिए डेप्रिशिएट होगा? 3/12 एंड द वैल्यू इज 1000। फिर डिस्पोजल के पास आ जाए, मल्टीप्लाइड बाय, अब डिस्पोजल किस दिन हुआ? 31 में, तो भाई 5 माह तो यूज हुआ ना ये एसिड, तो 5 मंथ का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा इधर। और ये वैल्यू आपके पास है, राइट? अच्छा अब देखिए, सबसे पहले ओपनिंग, ओपनिंग में से लेस करना फुली डेप्रिशिएटेड एसिड अगर है तो, लेस करना कॉस्ट ऑफ एसिड डिस्पोज अगर है तो। इससे पहले जब हम लोग करते थे ये दोनों नहीं होते थे, तो हम ओपनिंग बैलेंस ही उठा लेते थे। अब अगर ऐसी चीजें हों तो वो लेस करके फुल ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज, फिर जो चीजें हमने लेस की हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज क्या करो, अगर वो इस साल किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज हुए तो। सबसे पहले वो आ गए। अब आ जाए एडिशन के ऊपर, कितनी एडिशन हुई हमारे पास? मल्टीप्लाइड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए एडिशन किस दिन हुई? 1 मार्च। तो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए? 10/12 एंड द वैल्यू इज, जी इसको डिवाइड, इसको देखें जरा, टोटल हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2008 इज 120। ये था जो फर्स्ट की रिक्वायरमेंट थी, जो उसने आपसे पूछा था, द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2008, तो वो ये वाली अमाउंट आपने बतानी थी। अब ये आपकी कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ गई, 120,666। अब देखिए यहां पर आपके पास एक डिस्पोजल आया था, क्या 610 में ये एसिड आपके पास शामिल है? जो आप लोगों ने बैलेंस कैरी डाउन फाइंड किया, 610 क्लोजिंग बैलेंस, क्या उसमें आपके डिस्पोजल वाली कॉस्ट शामिल है? नहीं है, नहीं है। सिर्फ वो बैलेंस कैरी डाउन में सिर्फ वो एसिड होते हैं जो उस टाइम हमारे पास मौजूद हो, ऐसे ही है ना? आपने उसको अपनी कॉस्ट में से निकाल दिया। अब देखें जो आपके पास क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ओपनिंग और ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, क्या इसमें डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है? जब आपके पास वो एसिड ही नहीं है, तो क्या आपने उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अपने पास रखना है? बस यही फर्क है कि जब आपके पास एसिड डिस्पोज हो गया है ना, तो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डिस्पोजल अकाउंट को भेजनी। मतलब जब आपको घर से निकाला जाता है, तो आपको आपके कपड़े साथ देकर भेजते हैं कि जाओ ले जाओ, तो यहां पर आपने ऐसे ही करना है कि जब एसिड को निकाल दिया है, तो आपने उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी अपने पास नहीं रखना। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पुराना मोबाइल बेचने लगे लेकिन चार्जर अपने पास रख लिया, नहीं भाई चार्जर तो नहीं देना मैंने, हालांकि न्यू मोबाइल पे वो यूज नहीं होता, रखने का फायदा है, तो वो भी साथ दे दो ना। ओके, अब यहां पर देखें, आपने अब कैलकुलेट करना है कि जो एसिड में डिस्पोज करने जा रहा हूं उसकी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है। मतलब अब आपने ये नहीं देखना कि फ्रॉम 1 जनवरी 2008 टू डेट ऑफ डिस्पोजल, नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, आपने उसकी कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन देखनी है। अब ये कैलकुलेट करना अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल, ठीक, कॉस्ट ऑफ एसिड कितनी है?
40,000 multiplied by depreciation rate and multiplied by accumulated time. अब आपने एक साल नहीं लेना, आपने वो few months नहीं लेने जो इस साल यूज हुए, आपने देखना है accumulated time from the date of purchase to the date of disposal, टोटल टाइम कितना यूज हुआ। तो यहां पर देखें आपके पास इसको परचेज कब किया था हम लोगों ने, तो देखिए 2006 कंप्लीट, 2007 कंप्लीट, जब मतलब उसके 12 मंथ्स आ गए, जबकि 2008 के तो टोटल कितने मंथ्स ये एसिड आपके पास यूज हुआ, तो एक्यूमुलेटेड टाइम हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 29 बाय, तो देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 19 और ये वैल्यू जाकर आपने यहां पे लिख देनी है 19। अब आपका एसिड कहां गया था, डिस्पोजल अकाउंट में, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहां भेजोगे, डिस्पोजल अकाउंट में। जहां आपका एसिड गया उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उधर ही जाए। ऑलराइट, और सेम डेट जिस दिन डिस्पोजल हुआ 31 मई ईयर एंड। अब देखिए आपके पास बैलेंस क्या, रीड डाउन, यहां पर 320 666 301, ये बैलेंस क्या रीड डाउन। इस क्वेश्चन से आप लोगों ने एक तो फुली डेप्रिशिएटेड एसिड्स की ट्रीटमेंट को सीख लिया, साथ में डिस्पोजल की ट्रीटमेंट को भी आपने काफी हद तक सीख लिया। इसको बेस बनाकर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एग्जांपल नंबर 3, 4 एंड 5 को जितना हो सके आप लोगों ने सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।